हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द कारगिल हाइट। जैसा आपको पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए, जो भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं उन क्वेश्चन को हम वन बाय वन करके यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आज जो हमारे सेंटेंसेस जो हम सब ने ले रखे हैं वो हमारा सेंटेंस इंप्रूवर पर बेस्ड रहेगा। इसका मतलब कि एक सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस को अंडरलाइन किया गया रहेगा, उस अंडरलाइन पोर्शन को हमें जज करना है क्या ये अंडरलाइन पोर्शन एरर है या नहीं है। अगर एरर है तो उसमें 4 ऑप्शन जो है उसमें 3 ऑप्शन में कौन सा उसका राइट आंसर होगा। अगर जो अंडरलाइन पोर्शन है अगर उसमें कोई एरर नहीं है तो हमें नो इंप्रूवमेंट में टिक करना रहेगा। ठीक, तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का। तो देखिए, जैसा कि हमें पता है कि हमारा पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ही प्रेफर्ड, उसने प्रेफर मतलब तो वरीयता देना, किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंट देना। ठीक, ही प्रेफर्ड, उसने प्रेफर किया डेथ, मृत्यु को उसने प्रेफर किया, रादर देन अपेक्षाकृत इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल के। तो कह रहा है कि वो जेल जाने के बजाय उसने मरना पसंद किया। ठीक, अब एक चीज याद रखिएगा कि प्रेफर वर्ड के साथ याद रखिएगा हमेशा क्या यूज होता है, देन का या रादर देन इन सब का यूज नहीं होता, बल्कि प्रेफर के साथ हमेशा क्या यूज होता है, टू का यूज किया जाता है। ठीक, ये प्रेफर के साथ याद रखिएगा, प्रेफर के साथ कभी भी देन नहीं आता, प्रेफर के साथ हमेशा क्या आता है, TO2 का यूज किया जाता है। अब ये देखेंगे ऑप्शन में कहां पे आया है, देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए हमारा बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा सिर्फ प्रेफर ही नहीं, जैसे और भी कुछ वर्ड, कुछ एडजेक्टिव होते, लैटिन कुछ एडजेक्टिव हो जैसे सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, पोस्टेरियर, है ना, इन सब के साथ क्या करते हैं, प्रेफर या प्रेफरेबल, इन सब के साथ टू का यूज किया जाता है। तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक, अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दे केप्ट द आइडिया सीक्रेटली। ठीक, अब कह रहे हैं दे केप्ट, उन्होंने रखा, द आइडिया, आइडिया को कैसे रखा, सीक्रेटली, बहुत ही सीक्रेटली। अच्छा, अब ये देखिए सीक्रेटली, देखिए सीक्रेट जो होता है याद रखिएगा, सीक्रेट जो होता है ये क्या होता है आपका, ये आपका है आपका एडजेक्टिव, और जब एडजेक्टिव में आप ly लगा देते हैं, जब जैसे एडजेक्टिव में आप ly लगा देते हैं तो ये हो जाता है आपका एडवर्ब। ठीक, अब यहां हमें ये देखना है क्या यहाँ पे एडजेक्टिव की जरूरत है या फिर एडवर्ब की जरूरत है। ठीक, तो याद रखिएगा जो कोई भी, देखिए एडजेक्टिव का काम क्या होता है, किसी ना किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताना। अगर कोई नाउन प्रोनाउन आएगा तो उसकी विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा। और किसी वर्ब को जो क्वालिफाई करता है या फिर कोई एडजेक्टिव या खुद एडवर्ब को जो क्वालिफाई करता है वो होता है हमारा एडवर्ब। ठीक, इसका मतलब ये सीक्रेटली क्या किया उसने, केप्ट, रखा। तो रखना क्या है, एक वर्ब है, और जो वर्ब की विशेषता बताता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। इतना तो क्लियर हो गया आपको। ठीक, लेकिन याद रखिएगा कुछ ऐसी वर्ब होती, यहां पे देखा जाए इसके अकॉर्डिंग सीक्रेटली यहां होना चाहिए। ठीक, सीक्रेटली यहां पे राइट लग रहा है, बट प्रॉब्लम यह है कि कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके आने पे वहां पे एडजेक्टिव नहीं बल्कि एडवर्ब का यूज किया जाता है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल में बी, अब बी की बात अगर करें तो बी जैसे हो गया। अच्छा, बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, या खुद बी हो गया, BEING या BEEN, ये सब बी नामक वर्ब के अलग अलग फॉर्म है। ठीक, तो याद रखिएगा कभी भी अगर बी, इज, एम, आर, वॉज वर्ब के रूप में आ जाएगा तो याद रखिएगा अगर उस स्टेटस में किसी एक्शन का होना नहीं पाया जा रहा है तो याद रखिएगा बी नामक वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, एडवर्ब का यूज नहीं किया जाता। उसी तरह से याद रखिएगा केप्ट, केप्ट भी उन्हीं में से एक वर्ब है, केप्ट के बाद भी हमेशा एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब का यूज नहीं किया जाता। ठीक, तो याद रखिएगा कि केप्ट के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आता है, इसका मतलब कि अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर वर्ड आ गया कीप और कीप के बाद आ गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। ये याद रखिएगा, ये कीप का अपना खुद का रूल है। तो कीप के साथ हमेशा क्या लगता है, एडजेक्टिव लगता है, एडवर्ब का यूज नहीं किया जाता। और यहाँ ly लगा के एडवर्ब बनाया गया तो इसलिए यहाँ एरर है, तो यहाँ ly हटा देंगे तो ये हो जाएगा सीक्रेट। अब ये देखेंगे ऑप्शन किस में है, ये है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आ जाएंगे देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ही ought not to tell। ठीक, ही ought not to tell, उसे बताना नहीं चाहिए था, मी मतलब मुझे, योर सीक्रेट, आपका सीक्रेट, बट ही डिड, लेकिन उसने बता दिया। कह रहे उसे मुझे आपका सीक्रेट बताना नहीं चाहिए था बट उसने मुझे बता दिया, बट लेकिन ही डिड, उसने ऐसा किया मतलब उसने बताया। ठीक, इसका मतलब ये ध्यान से देखें तो इसका मतलब कि ये जो बट आया है, बट है हमारा एक कंजंक्शन। ठीक, और कंजंक्शन के बाद हमेशा क्या होता है, एक दूसरा सेंटेंस हमारा क्या होता है, शुरू होता है, और कंजंक्शन के बाद वाला सेंटेंस किस टेंस में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा पास्ट का है, और जब पास्ट का स्टेटमेंट होता है तो हमें पता है कि ought 2 + V1, तो प्रेजेंट की, देखिए ought जो होता है, ought 2 के बाद जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है तो ये बात करता है प्रेजेंट की।
ठीक। और जब ऑड के बाद टू लगाकर हैव आ जाए और हैव के बाद आ जाए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तब ये बात करता है किसकी, पास्ट की। और जब ये स्टेटमेंट कह रहा है कि उसे मुझे ये बताना नहीं चाहिए था आपका सीक्रेट, बट उसने ये ऐसा कर दिया, उसने मुझे बता दिया। ठीक, इसका मतलब कि ये घटना ऑलरेडी हो चुकी है, और जो घटना हो चुकी होती है वो प्रेजेंट में नहीं होती बल्कि पास्ट में होती है। और यहाँ देखिए यूज क्या किया गया है, ऑट के साथ, ऑट नॉट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ऑट के बाद टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट के सेंस में होता है, और हमें सेंटेंस प्रेजेंट के सेंस में चाहिए ही नहीं। ठीक, इसका मतलब कि यहाँ पे ये तो रॉन्ग है, इतना तो कंफर्म है कि टेल तो नहीं लगा पाएंगे। अब यहां देखेंगे तो टू आ गया, तो क्या टेलिंग कर देंगे, नहीं। टू के बाद हमेशा क्या आता है, अगर टू के बाद वर्ब लगानी होगी तो हमेशा हम क्या लगाते हैं, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं, तो यहां हम टेलिंग भी नहीं लगा पाएंगे। ठीक, और दूसरी बात क्या है, हैव टोल्ड, तो हमें पता है कि ऑट टू के बाद अगर हम हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं तो किसकी बात करता है, ये पास्ट की बात करता है। इसका मतलब यहाँ ऑट के बाद टू तो है ही, केवल टू के बाद क्या लगाना था, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ ही है, ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। तो याद रखिएगा, ऑट टू प्लस V1 ये बात प्रेजेंट की करता है। अगर ऑट, इसको अगर पास्ट में आपको करना है तो ऑट के बाद टू लगाकर हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको करना पड़ेगा। ठीक, तो मे बी आपको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लास्ट इवनिंग, ये लास्ट इवनिंग की बात है, आई वेंट टू द ऑप्टिशियन, मैं ऑप्टिशियन के पास गया, एंड बॉट, और मैंने खरीदा, क्या खरीदा, स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स खरीदे। स्पेक्टिकल्स मतलब क्या होता है, चश्मे। ठीक, इसका चश्मा खरीदा। अब देखिए जो चश्मा ये खरीदा है, स्पेक्टिकल क्या है हमारा, ये हमारा नाउन की तरह काम कर रहा है, ये अंडरलाइन किया गया है। तो पहले चीज ये याद रखिएगा, स्पेक्टिकल जो होता है, हमेशा याद रखिएगा जो स्पेक्टिकल होता है ये हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है, ये कभी सिंगुलर फॉर्म में लिखा नहीं जाता। इसका स्पेक्टिकल्स का स्पेक्टिकल नहीं कर पाएंगे, पहली चीज तो ये है। ठीक, इसको मतलब पहले जहां पे स्पेक्टिकल वर्ड आया होगा वो तो पहले रिजेक्ट हो जाएगा। तो पहले स्पेक्टिकल देखिए आया है, ये तो रिजेक्ट हो गया। फिर दूसरे में देखेंगे टू स्पेक्टिकल्स, इसमें अच्छा, इसमें टू स्पेक्टिकल्स आ गया, और इसमें आ गया अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स आ गया, और इसमें आ गया नो इंप्रूवमेंट। तो हमें पता है नो इंप्रूवमेंट तो हो ही नहीं सकता। ठीक, क्योंकि यहाँ स्पेक्टिकल याद रखिएगा, जो भी स्पेक्टिकल्स होते हैं, जो भी याद रखिएगा जिसके दो पार्ट होते हैं, जैसे ट्राउजर, स्पेक्टिकल, बेनेकुलर, इन सब के हमेशा क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। इनके लिए जिन चीजों के दो पार्ट होते हैं उनको हमेशा हम पेयर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो यहाँ ये नहीं कहेंगे कि उसने स्पेक्टिकल खरीदा, बल्कि ये कहेंगे उसने एक पेयर ऑफ स्पेक्टिकल खरीदा, या टू पेयर्स ऑफ, थ्री पेयर्स, अगर एक खरीदा है तो अ पेयर ऑफ, अगर दो खरीदा है तो टू पेयर्स ऑफ, थ्री खरीदा है तो थ्री पेयर्स ऑफ। इसको मतलब पेयर का यूज किया जाता है। और देखिए इन सभी में क्या है, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट टू अप लगा दिया गया है। तो इसके याद रखिएगा जो नंबर या प्लूरल, जो कोई ऐसा नाउन जो हमेशा प्लूरल होता है उसके पहले कोई नंबर ऐड नहीं किया जाता। ठीक, याद रखिएगा अगर कोई नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है तो उसके पहले डायरेक्ट कोई नंबर का यूज नहीं किया जाता। यहाँ डायरेक्ट नंबर यूज किया गया है, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग हो गया। अब एक ही हमारे पास ऑप्शन बचा, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नो इंप्रूवमेंट भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि डायरेक्ट भी ये नहीं लिखे जाते। ठीक, तो मे भी आपको ये भी आइडिया लग गया होगा। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आई वुड लाइक टू अवेल। अब देखिए यहाँ एक वर्ड आ गई अवेल। अब एक अवेल के बारे में एक चीज जानते रहिएगा, अवेल जो होता है एक वर्ब होती है, इसके बाद याद रखिएगा हमेशा से ही क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके बाद हमेशा क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है जो भी सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद हमेशा प्रीपोजिशन क्या आता है, ऑफ का यूज किया जाता है। इसका मतलब अवेल एक ऐसी वर्ब होती है कि अवेल के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, जैसे आई का रिफ्लेक्सिव क्या होता है, माई सेल्फ। ठीक, आई का जैसे हो गया माई सेल्फ हो गया, उसी तरह से जस्ट मिनट, जैसे मान लीजिए यहां पे हो गया आई का होता है माई सेल्फ, उसी तरह से वी का होता है आवर सेल्फ्स, उसी तरह से ही का होता है हिम सेल्फ। तो याद रखिएगा इसी तरह से ये सब क्या होते हैं, हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो अवेल के पहले जो सब्जेक्ट होगा, अगर अवेल के पहले आई है तो अवेल के बाद माई सेल्फ आना कंपलसरी है। अगर अवेल के पहले ही है तो हिम सेल्फ आना कंपलसरी है। अवेल के पहले शी है तो हर सेल्फ आना चाहिए। दे है तो देम सेल्फ, वी है तो आवर सेल्फ, और आई है तो माई सेल्फ। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तुरंत बाद प्रीपोजिशन ऑफ भी आना चाहिए। तो याद रखिए कि इन तीनों का सेट होता है कि पहले अवेल आएगा, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन आएगा। इन दोनों में से अगर कोई भी एक मिसिंग है तो समझिए सेंटेंस हमारा क्या है, एरर है। अब इसमें आ जाएंगे सेंटेंस में। देखिए यहाँ पे अवेल वर्ड आया है, अवेल आ गया। अब अवेल आ गया तो अवेल के साथ क्या होना चाहिए था, पहले तो आना चाहिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया नहीं,
उसके बाद क्या आना चाहिए था, ऑफ प्रीपोजिशन, तो ऑफ प्रीपोजिशन भी आगे नहीं आया है। इसका मतलब अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आना चाहिए और ऑफ प्रीपोजिशन में आना चाहिए। अब देखते हैं किस में आया है। देखिए यहां अवेल का ऑफ लगा दिया गया तो ऑफ प्रीपोजिशन तो आया है, बट इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बीच में नहीं लगाया गया, इसलिए ये हमारा ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा। फिर इसमें देखेंगे टू अवेल माई सेल्फ, तो टू अवेल माई सेल्फ आ गया, टू के बाद अवेल आ गया, माई सेल्फ आ गया, और देखिए यहाँ ऑफ प्रीपोजिशन भी है, तो यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है, यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आया है और प्रीपोजिशन ऑफ का भी यूज किया गया है, तो इसलिए भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहां देखेंगे टू अवेल माई सेल्फ, तो टू अवेल तो आया है, माई सेल्फ भी लगाया गया, बट यहाँ ऑफ प्रीपोजिशन क्या है, मिसिंग है, तो यहाँ ऑफ प्रीपोजिशन भी होना चाहिए, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, और नो इंप्रूवमेंट का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। ठीक, तो मे भी आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर अवेल वर्ब आएगी तो अवेल के बाद हमेशा क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और उसके बाद प्रीपोजिशन आता है ऑफ। ठीक, अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चलिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यू शुड डू, देखिए यू शुड टू रीड। अब देखिए एक चीज ये याद रखिए, देखिए यहाँ यू शुड टू रीड, आपको पढ़ना चाहिए द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को रेगुलरली, मतलब रोज रोज। इफ यू वांट, अगर आप चाहते हो, टू बी, क्या होना चाहते हो, वेल इन्फॉर्म, अगर आप बहुत अच्छे से इन्फॉर्म होना चाहते हो, सब चीजों के बारे में जानना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, न्यूज़पेपर को रेगुलरली पढ़ना चाहिए। एक चीज तो ये याद रखिएगा, यहाँ वर्ड क्या यूज किया गया है, शुड, तो याद रखिएगा शुड जो होता है, शुड के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, या फिर शुड के बाद हैव लगाकर आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है तो ये बात करता है किसकी, प्रेजेंट की बात करता है, और जब शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो किसकी बात करता है, ये पास्ट की बात करता है। ठीक, अब यहां देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है, इफ यू वांट, अगर आप चाहते हो वेल इन्फॉर्म होना, तो आपको क्या होना चाहिए, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। चाहिए मतलब इस समय की बात कर रहा है, ये ऐसा नहीं कि पास्ट की बात कह रहा है कि अगर आप वेल इन्फॉर्म होना चाहते हैं तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए मतलब वो इस समय की बात कर रहा है कि आगे से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये कोई पास्ट का स्टेटमेंट नहीं बल्कि ये प्रेजेंट का स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पे शुड हैव का तो कोई सेंस नहीं बनेगा, यहाँ पे शुड प्लस V1 का सेंस बनेगा। बट यहाँ देखिए शुड के बाद टू लगाया गया है, तो याद रखिएगा शुड के बाद कभी टू प्लस V1 का यूज नहीं किया है, शुड के बाद कभी टू नहीं आता, ये चीज याद रखिएगा। ठीक, अब यहाँ टू आ गया तो नो इंप्रूवमेंट का तो सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि शुड के बाद कभी टू का यूज नहीं किया था। अब यहाँ देखिएगा क्या आ जाएगा, ऑट। अब देखिए ऑट का यूज क्या होता है, ऑट, देखिए ऑट जो होता है ना, शुड इक्वल होता है किसके, ऑट। ठीक, शुड के साथ जहां आप शुड यूज करते हैं, आप चाहे तो वहां ऑट भी यूज कर सकते हैं, बस अंतर इतना है कि शुड के बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑट के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, बस ये दोनों में अंतर है। ठीक, शुड के बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑट के बाद आता है टू प्लस V1। अब ये कह रहा है कि अगर हम इसको रिप्लेस कर दें शुड टू को, तो यहां पे हमें पता है कि हम ऑट से भी नहीं रिप्लेस कर रहे हैं, क्यों कि ऑट के बाद टू की रिक्वायरमेंट पड़ती है और यहां टू आया नहीं है ऑप्शन में, इसलिए पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब यहां देखिए शुड बी आ गया। अब देखिए शुड बी जब आता है ना, शुड के बाद जब बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो सेंटेंस हमारा बनता है पेशिव वाइज, और पेशिव वाइज में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन करता नहीं बल्कि उसके लिए एक्शन किया जाता है। ठीक, जैसे इसमें देखिए यू शुड बी रीड का मतलब पता है, जैसे मान लीजिए अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए कि अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए यू शुड बी रीड, अब मान लीजिए अगर ये ऑप्शन को हम इसमें अटैच कर दें और मान लें इसकी मीनिंग क्या निकलेगी, तो ये कह रहा है यू शुड बी रीड, आपको पढ़ना चाहिए नहीं बल्कि आपको पढ़ा जाना चाहिए। तो हमें सोच के बताइएगा, आप कह रहे हैं अगर आप वेल इन्फॉर्म होना चाहते हैं तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए कि आपको पढ़ा जाना चाहिए, तो हमें पता है आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो इसका मतलब सेंटेंस हमारा एक्टिव होगा। पेशी में सब्जेक्ट कोई एक्शन करता नहीं बल्कि जो भी एक्शन होता है वो सब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। ठीक, तो अगर आप शुड प्लस या शुड बी V3 लगा देंगे तो सेंटेंस की मीनिंग ही अपोजिट हो जाएगी। ठीक, वो सेंस ही कोई नहीं बनेगा। तो आपको पढ़ना चाहिए, आपको कोई नहीं पढ़ेगा बल्कि आपको, यहां पे कहना चाह रहा है जब शुड बी रीड का मतलब हो जाएगा कि न्यूज़पेपर आपको पढ़ेगा, तो हमें पता है न्यूज़पेपर आपको नहीं पढ़ता, आप न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, और आप जब पढ़ते हैं तो आप कोई सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट एक्शन तभी करता है जब वो सेंटेंस हमारा एक्टिव वाइज का होता है। ठीक, और बी लगा के थर्ड फॉर्म कर देंगे तो हो जाएगा पेशिव वाइज, तो आप पढ़ेंगे नहीं बल्कि आपको पढ़ा जाएगा, और हमें पता है कि आपको पढ़ा नहीं जा रहा है बल्कि आपको पढ़ने के लिए सलाह दिया जा रहा है। ठीक, इसलिए यहां शुड बी भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहां नो इंप्रूवमेंट का है ही नहीं, अब एक ही हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, हैव टू, तो हमें पता है कि हैज टू, हैव टू का यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाने के लिए, तो यहां सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, यू। अब यहां जो आया है शुड, शुड टू को हटाएंगे और शुड टू को हटाकर यहां पे क्या करेंगे,
यू हैव टू, तो हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है यू हैव टू रीड, आपको पढ़ना पड़ता है। अच्छा ये भी याद रखिएगा, हैव टू से इंसान की मजबूरी का पता चलता है, जैसे हैज टू हैव टू जब आता है तो कोई इंसान अपनी मर्जी का मालिक नहीं है, वो कह रहे हैं उसको ये काम करना पड़ता है, उसे यहाँ आना पड़ता है, उन्हें उसे बुलाना पड़ता है। इस सेंस में जब सेंटेंस आता है तब हैव टू का यूज हम सब करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे चूंकि ये देखिए ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, ये ऑप्शन आ ही नहीं सकता। अब ये तीनों जब रिजेक्ट हो गए तो हमारे पास तो ऑप्शन एक ही बच रहा है, और जब एक ही ऑप्शन बच रहा है तो हमें पता है कि हैव के बाद टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब जब शुड टू को आप रिप्लेस करेंगे हैव टू से तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड तो आया ही है, इसके बाद सारी चीजें वेल मैनेज हो गई हैं। इसके बाद जो ऑप्शन होगा हमारा बी नंबर यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक। अब आ जाएंगे अपने देखिए अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ही हैड लिसनिंग टू मी, अगर वह मुझे सुन, ही हैड लिसनिंग टू मी आई वुड नॉट हैव गॉट लॉस्ट, ठीक। अब कह रहे हैं अगर वो मुझे सुना होता तो आई वुड नॉट हैव गॉट लॉस्ट, तो मैं खोया ना होता, इसका मतलब कि मैं खो ना गया होता, जहां पे भी जा रहा था तो मैं खो ना पाता, ठीक। अब इसमें देखिए, इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो पिछली वीडियोस में हम सब खुद ही डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी सेंटेंस किससे शुरू होता है, इफ से। अगर इफ का सेंटेंस किसमें होता है, पास्ट परफेक्ट। अगर इफ का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आगे का जो सेंटेंस होता है ना वो सब्जेक्ट के बाद वुड, कुड या माइट के बाद हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ये कंडीशनल सेंटेंस का सेट होता है, ठीक। तो इफ का सेंटेंस या तो बनता है प्रेजेंट डिफरेंट में, या तो बनता है पास्ट में, या तो बनता है पास्ट परफेक्ट में। जब ये पास्ट परफेक्ट में बनता है तो आगे का सेंटेंस जो होता है वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बनता है, ठीक। अच्छा अगर ध्यान से आप देखें तो इसमें जो सेंटेंस आया है यहाँ पे, जैसे देखेंगे यहां देखिए आया हैड, तो हैड क्या है, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है। वैसे भी हमें पता है हैड के बाद वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है, और यहां लगाया क्या गया है, आईएनजी फॉर्म लगाया गया। तो हमें पता है कि हैड, हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है परफेक्ट टेंस बनाने के लिए, और यहां आईएनजी लगाया गया है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा नो इंप्रूवमेंट तो हो ही नहीं सकता, ठीक। तो नो इंप्रूवमेंट तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। अब इसको हम करें क्या, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए यहां सेंटेंस आया क्या है, वुड हो गया, हैव आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया। जब सेंटेंस में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है तो इफ का सेंटेंस किसमें बनता है, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब यहाँ जो लिसनिंग आया है ना, ये लिसनिंग नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, लिसेंड होना चाहिए था, ठीक। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, लिसेंड वर्ड होना चाहिए था। अब लिसेंड वर्ड देखेंगे कहां पे आया है, जहां पे लिसेंड वर्ड आया होगा वो सेंटेंस राइट हो जाएगा, ठीक। अब देखेंगे कहां पे आया है, तो लिसनिंग टू मी यहां हटेगा इतना, और इसके स्थान पे क्या आएगा, लिसेंड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए ऑप्शन नंबर ए में आया है, इसलिए यहां पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सी क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, लिसन यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है, और दूसरी बात यह है लिसन के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू भी क्या लगता है। अच्छा लिसन टू मी ये भी याद रखिएगा, यहां पर भी क्या है, एरर ही है, क्योंकि लिसन के बाद टू भी प्रीपोजिशन तो आता है, यहां प्रीपोजिशन तो लगाया ही नहीं गया है, इसलिए ये भी रिजेक्ट ही है। और लिसन के बाद टू आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां आनी चाहिए थी, यहां फर्स्ट फॉर्म आई, ये भी रिजेक्ट हो गया। यहां देखिए लिसन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आई है, लिसन के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन आता है, टू प्रीपोजिशन भी आया है, ऑब्जेक्ट भी आया है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी यहां पे राइट आंसर। डी का मान लीजिए इसको सी मान लीजिए, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मे भी आपको आइडिया लग गया होगा ये हमारा रिजेक्ट क्यों हो गया, क्योंकि लिसन तो आया था लेकिन टू प्रीपोजिशन मिसिंग था, और लिसन हमेशा टू के साथ चलता है, इसलिए रिजेक्ट हो गया। ये लिसन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें पता है कि जब वुड, कुड, माइट के साथ हैव लगा के थर्ड फॉर्म होता है तो आगे हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैड हमारा हेल्पिंग वर्ड दिया गया था, हमें चाहिए था थर्ड, और थर्ड फॉर्म के साथ टू लगा के ऑब्जेक्ट भी लिखना चाहिए था, यहां ना तो थर्ड फॉर्म ही लगी थी ना तो टू प्रीपोजिशन ही लगा था, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा रिजेक्ट हो गया था। और नो इंप्रूवमेंट का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो मे भी आपको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा, ठीक। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आई वेंट टू द शॉप, मैं शॉप पे गया, टू बाई खरीदने के लिए, सम स्टेशनरीज, कुछ स्टेशनरीज को खरीदने के लिए। तो याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन हमारा आया है ये आपका नाउन से रिलेट करके चल रहा है। याद रखिएगा यहाँ जो स्टेशनरीज आया है ना, स्टेशनरीज याद रखिएगा ये होता है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक। अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन का कभी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। जैसे सीनरी का सीनरीज नहीं कर सकते, उसी तरह से स्टेशनरीज, स्टेशनरी का स्टेशनरीज भी नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से वाटर का वाटर्स नहीं कर पाएंगे एज अ नाउन के रूप में, ठीक। तो उसी तरह याद रखिएगा स्टेशनरी क्या है, स्टेशनरी जो होती है एक है अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, और सिंगुलर फॉर्म में जो होते हैं तो यहाँ IES लगा के आप इसको प्लूरल नहीं बना पाएंगे, इसलिए ये तो कंफर्म है कि ये चेंज होगा, इसलिए नो इंप्रूवमेंट का कोई सेंस नहीं बन रहा है।
अब देखेंगे स्टेशनरी आया कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ स्टेशनरी वर्ड एक यहाँ पे आया है और यहाँ स्टेशनरीज फिर से आ गया, तो ये तो ऑप्शन वैसे रिजेक्ट हो गया। और एक वर्ड यहाँ पर भी आया है स्टेशनरी। अच्छा, स्टेशनरी स्टेशनरी दो वर्ड आए हैं। अब देखिए ये दोनों में अंतर क्या है, यहाँ देखिए ए का यूज किया गया है और यहाँ पे ई का यूज किया गया है। और स्टेशनरीज में क्या आता है, देखिए यहाँ पे वर्ड भी आया, एन के बाद क्या आया है, ई आया है, तो एन के बाद क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, ए का यूज नहीं होगा। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक की गई, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। राइट आंसर हमारा कौन सा बनेगा, वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा स्टेशनरी होता है, सीनरी हो गया है ना, ये सब क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन का कभी प्लूरल फॉर्म बनाया नहीं जाता एस ई एस या आई एस लगाकर। ठीक, अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आई हैव बीन वेटिंग हियर, कि मैं इंतजार कर रहा हूं हियर, यहां पर, फॉर द लास्ट 2 आवर्स, पिछले 2 घंटे से। तो कह रहे हैं मैं यहां पे पिछले 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूं। ठीक, अब यहां पे एक चीज ये याद रखिएगा, देखिए यहां पे क्या, अच्छा इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, कभी भी सेंटेंस में आ जाए लास्ट, या वर्ड आ जाए कभी पास्ट। ठीक, लास्ट और पास्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पिछला या पिछले। ठीक, पिछला या फिर पिछले के सेंस में, टाइम के सेंस में यूज किया जाता है, पिछला या पिछले के सेंस में यूज किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे वर्ड आ गया लास्ट या पास आ गया, तो याद रखिएगा लास्ट पास्ट के बाद जब भी टाइम आता है, किसी भी टाइम, कोई अगर टाइम दिया है, टाइम के पहले लास्ट या पास्ट आया है, तो याद रखिएगा इसके साथ या तो लगता है सिंस या तो लगता है फॉर द। याद रखिएगा सिंस विदाउट द आता है और फॉर हमेशा द के साथ आता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। आप जब पढ़ते हैं ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जब वहां पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस का यूज किया जाता है, पीरियड ऑफ टाइम के पहले हम क्या लगाते हैं, फॉर का यूज करते हैं। लेकिन याद रखिए किसी भी टाइम के पहले अगर लास्ट या पास्ट दो में से कोई एक वर्ड आ जाता है, तो आप चाहे यहां सिंस लगाएं या तो लगाएं फॉर द। बस याद रखना है कि सिंस के साथ द लगा नहीं सकते और फॉर के साथ द हटा नहीं सकते। तो फॉर द इक्वल हो जाता है सिंस के कब, जब टाइम के पहले लास्ट या पास्ट वर्ड आया हो। ठीक, अब इसमें कंडीशंस देखते हैं। तो देखिए यहाँ वर्ड क्या आया है, यहाँ देखिए आ गया 2 आवर्स। अब 2 आवर्स क्या है, ये हमारा हो गया टाइम। अब ये टाइम हो गया और टाइम के पहले क्या आ गया, लास्ट। अब लास्ट आ गया, तो हमें पता है जब टाइम पहले लास्ट या पास्ट आता है, या तो लगेगा सिंस या तो लगेगा फॉर द। अब यहाँ अंडरलाइन, यहाँ देखिए द पहले से दे दिया गया है, और जब द दे दिया गया है तो हमें पता है द किसके साथ चलता है, फॉर के साथ चलता है। अब सिंस के साथ फॉर का द का यूज हम सब नहीं करते, और चूंकि यहाँ द को अंडरलाइन पार्ट से अलग रखा गया है, यहाँ केवल बोल रहा है कि आप फॉर को रिप्लेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि लास्ट या पास्ट के पहले या तो लगता है सिंस या तो लगता है फॉर द। अगर द आया है तो सिर्फ फॉर ही लगेगा, अगर द ना आया होता तो सिंस लगता। ठीक, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, ये होगा नो इंप्रूवमेंट का। नो इंप्रूवमेंट रहेगा, सिंस हम लगा नहीं पाएंगे। फ्रॉम, अच्छा फ्रॉम का भी यूज किया जाता है, याद रखिएगा। एक चीज याद रखिएगा, अगर सेंटेंस हमारा किसका है, प्रेजेंट और पास्ट, जैसे पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अगर सेंटेंस होता है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के पहले हम किसका यूज करते हैं, हम सिंस का यूज करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम के पहले हम फॉर लगाते हैं। लेकिन याद रखिएगा अगर यही सेंटेंस हमारा फ्यूचर का होता, तो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ टाइम के पहले याद रखिएगा कभी सिंस नहीं लगता बल्कि फ्रॉम लगता है। अगर ये सेंटेंस हमारा किसका होता, फ्यूचर का होता, तब यहाँ सिंस ना लगाते बल्कि हम क्या लगाते, फ्रॉम का यूज करते। लेकिन चूंकि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट या पास्ट का, ये प्रेजेंट का है और प्रेजेंट और पास्ट में हम सिंस ही लगाते हैं, फ्रॉम लगाते नहीं, इसलिए फ्रॉम भी क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। बाई का कोई सेंस नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या रहेगा, डी ही, नो इंप्रूवमेंट रहेगा। ठीक, अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इट बिगेन टू रेन, बारिश होना शुरू हो गई, हैविली, बहुत ही ज्यादा, जस्ट व्हेन, जैसे ही, आई प्रिपेयर, जैसे ही मैंने प्रिपेयर तैयारी की, टू गो आउट मतलब बाहर निकलने की। ठीक, अब इसमें ध्यान से देखिएगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारा सेंटेंस, ये स्टेटमेंट जो हमारा है, ये स्टेटमेंट हमारा प्रेजेंट से रिलेट कर रहा है, पास्ट से रिलेट कर रहा है, या फिर फ्यूचर से रिलेट कर रहा है। तो सेंटेंस का शुरुआत में देखिए क्या है, बिगन। तो बिगन क्या होता है, ये होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट हमारा है ये बीता हुआ हो चुका है, इसका मतलब ये घटना जो है, जो इवेंट है, ये ऑलरेडी बीत चुका है, ये पास्ट इवेंट की बात हो रहा है। कह रहे हैं इट बिगन टू रेन, ये बारिश होना शुरू हो गई थी, और कैसे, हेवनली, बहुत ही तेज, बहुत तेज होना शुरू हो गई थी। जस्ट व्हेन मतलब जैसे ही, अब क्या हुआ, आई प्रिपेयर, जैसे ही मैंने तैयारी की थी, किसके लिए, टू गो आउट, बाहर जाने। कह रहा है कि वैसे ही बारिश शुरू हो गई थी, बहुत तेज बारिश होना शुरू हो गई थी, जैसे ही मैं तैयार हुआ बाहर निकलने के लिए। तो बारिश कब हुई थी, पास्ट में, तो तैयार भी कब रहा होगा, पास्ट में। कह रहा है जैसे ही मैं तैयार हुआ वैसे बारिश हो गई थी, तो तैयार भी तो पास्ट में ही हुआ होगा, और पास्ट का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। और यहाँ देखिए प्रिपेयर क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इतना तो कंफर्म है कि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं बल्कि क्या लगेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, इसलिए नो इंप्रूवमेंट तो हो नहीं सकता। ठीक, और यहाँ जो सेंटेंस आएगा
वो बनेगा हमारा क्या? अच्छा, ये कह रहा है कि जैसे ही मैं निकलना शुरू जैसे ही मैंने तैयारी किया वैसे बारिश होना शुरू हो गई। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा किससे है? पास्ट से है। और जब पास्ट से है तो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, और पास्ट इंडेफिनिट के लिए हम क्या लगाते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और वर्ब की सेकंड फॉर्म देखिए कहाँ है? यहाँ प्रिपेयर है, और प्रिपेयर हो जाएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। हम कॉन्टिन्यूअस भी लगा नहीं पाएंगे, और हैव प्रिपेयर्ड का तो कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि प्रेजेंट का ये सेंस दे रहा है। ठीक, तो मे बी आपको ये भी आइडिया लग गया होगा कि चूंकि हमारा स्टेटमेंट पास्ट में चल रहा है तो आगे के जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो भी पास्ट में बनेंगे, और पास्ट का मतलब कौन सा पास्ट? पास्ट इंडेफिनिट बनते हैं। ठीक, तो मे बी आपको ये भी आइडिया लग गया होगा। तो फिलहाल अभी के लिए हम इतना ही रखे हैं, है ना। याद रखिएगा जो भी आपके एग्जाम यहाँ होने वाले हैं 1 या 2 दिन में, जो भी जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं हम सब यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे एग्जाम हो, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में आएँ और पहले चेक करें कि यहाँ क्लासेस जो चलती हैं वो कैसे चलती हैं, जो टीचर हैं उनका पढ़ाने का स्किल कैसे है, कैसे नहीं है। देन आप ट्रायल क्लासेस लेने के बाद दूसरी जगहों से आप कंपेरिजन भी करें। देन आपको अगर बेटर लगता है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट का पार्ट बन सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।